नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मौत मेरी बाहों में। मौत मेरी बाहों में, लेखक अशीत चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको आर्ट। बहुत समय पहले चंदनगढ़ पर सूर्यवंशी राजा भानु प्रताप राज किया करता था। राजा भानु प्रताप सर्वसंपन्न थे। उनके राज्य में हर जगह शांति थी और प्रजा सुखी थी। एक दिन जब राजा भानु प्रताप महामंत्री के साथ सलाह मशवरा कर रहे थे। बधाई हो महाराज, महारानी गर्भवती है। आप बहुत जल्द पिता बनने वाले हैं। यह खबर सुनाकर तुमने हमारा दामन खुशियों से भर दिया है दाई माँ। आहा, आज वर्षों बाद महाराज की मुराद पूरी हुई है। कितने खुश नजर आ रहे हैं महाराज। कहकर राजा भानु प्रताप ने मोतियों की माला दाई को बख्शिश में दे दी। दाई खुशी खुशी वहां से चली गई। दाई माँ के जाने के बाद, महामंत्री जी, आज हम बहुत खुश हैं। जी चाहता है हम खुशी के मारे पागल हो जाएं। निसंदेह महाराज, आज का दिन ही ऐसा है। महारानी के गर्भवती होने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। अतः पूरा नगर खुशी की दीप मालाओं से जगमगाने लगा। सब खुशी से नाच गा रहे थे। लेकिन राजा भानु प्रताप का साला संग्राम सिंह अपनी बहन के गर्भवती होने की खबर सुन परेशान व चिंतित हो उठा। उफ, मेरे सारे अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अगर चंदनगढ़ के वारिस ने जन्म ले लिया तो मैं कभी राजा नहीं बन सकूंगा। मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तभी उसके मस्तिष्क में एक खतरनाक विचार कौन था, क्यों न दीदी को विष दे दूं। इस तरह दीदी के साथ साथ उसकी कोख में पलने वाला मेरा दुश्मन भी मेरे रास्ते से हट जाएगा। और फिर हा हा हा। इस विचार के आते ही उसकी आंखों के सामने महारानी की सेविका चंपा का चेहरा घूम गया। यदि किसी तरह चंपा को अपने साथ मिला लूं तो मेरा काम सरल हो जाएगा। अगले ही पल संग्राम सिंह चंपा के कक्ष की ओर चल दिया। थोड़ी ही देर बाद, चंपा, हम तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आए हैं। हुक्म कीजिए अन्नदाता। चंपा, तुम्हें मेरी दीदी के खाने में विष मिलाना है। यह आप क्या कह रहे हैं अन्नदाता? काम पूरा होते ही मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अब चंपा से न रहा गया। आपने यह सोच कैसे लिया कि मैं अपनी देवी स्वरूप महारानी को विष दे दूंगी? चंपा का उत्तर सुन संग्राम सिंह आग बबूला हो उठा। यदि अपनी भलाई चाहती हो तो मेरा कहा मान लो। आप अपनी भलाई सोचिए। जानते हैं, यदि मैंने आपकी असलियत महाराज को बता दी तो आपका क्या हर्ष होगा। कहने के साथ ही चंपा द्वार की तरफ बढ़ गई। चंपा का इरादा भांप संग्राम सिंह सोच में डूब गया। अब इस मूर्खा का मुंह बंद करना जरूरी हो गया है। और जल्दी ही संग्राम सिंह का विचार दृढ़ निश्चय में बदल गया। अगले ही पल, इससे पहले कि तू महाराज को कुछ बताए, मैं तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। नहीं। और फिर आह! दूसरे ही पल चंपा का शरीर कटे वृक्ष की तरह नीचे गिर गया। इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ देख ले, मुझे यहाँ से निकल चलना चाहिए। संग्राम सिंह समय नष्ट किए बिना द्वार की तरफ लपका। लेकिन जैसे ही संग्राम सिंह चंपा के कमरे से बाहर निकला, इस कमबख्त को भी इसी समय यहाँ आना था। और आगंतुक सैनिक के निकट पहुंचते ही, अच्छा हुआ राजवीर, तुम मिल गए। जाओ और जाकर हमारे लिए अस्तबल से एक अच्छा सा घोड़ा लेकर आओ। मगर मुझे महाराज ने चंपा को बुला लाने का आदेश दिया है। बकवास मत करो, जो कहा गया है वो करो। जो हुक्म सरकार, अभी लाया। कहने के साथ ही राजवीर वापस लौट पड़ा। थोड़ी ही देर में, लीजिए सरकार, यह रहा घोड़ा। शाबाश। अगले ही पल, संग्राम सिंह को आता देख गेट पर खड़े पहरेदारों ने मुख्य द्वार खोल दिया। और देखते ही देखते उधर जैसे ही राजवीर चंपा के कक्ष में दाखिल हुआ, खून! और फिर राजवीर खून खून चिल्लाता हुआ महाराज के कक्ष की ओर दौड़ पड़ा। राजवीर सीधा महाराज के पास पहुंचा। महाराज, चंपा का खून हो गया है। चंपा मर गई। क्या बकते हो? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, चंपा की लाश मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। लेकिन हमने तो बहुत पहले तुम्हें चंपा को बुला लाने के लिए भेजा था, फिर इतनी देर तुमने कहाँ लगा दी? तब राजवीर विस्तार से बताते हुए बोला, महाराज, जब मैं चंपा को बुलाने के लिए उसके कक्ष की तरफ जा रहा था तो मुझे रास्ते में संग्राम सिंह जी मिले। उन्होंने मुझे अपने लिए एक घोड़ा लाने के लिए कहा। जब मैं घोड़ा ले आया तो संग्राम सिंह जी उस पर बैठकर कहीं बाहर चले गए। उनके बाहर जाने के बाद
जैसे ही मैं चंपा के कक्ष में पहुंचा, उसे मृत अवस्था में पड़े पाया। संग्राम सिंह भला वहां क्या कर रहा था? संग्राम सिंह को किसी काम से बाहर जाना भी था, तो उसने हमसे क्यों नहीं पूछा? कहीं संग्राम सिंह ने ही तो चंपा का खून? नहीं, वह भला ऐसा क्यों करने लगा? लेकिन फिर भी हमें सच्चाई का पता लगाना ही होगा। अगले ही पल वे राजवीर से मुखातिब हो बोले, तो इसका मतलब तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले ही किसी ने चंपा का खून किया और साफ बचकर निकल गया। हाँ महाराज, मेरा भी यही ख्याल है। यदि मैं वहां थोड़ी देर पहले पहुंच जाता तो शायद चंपा बच जाती और अपराधी भी पकड़ा जाता। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। जाओ, जाकर महामंत्री और सेनापति से कहो कि हमने उन्हें याद किया है। जो आज्ञा महाराज। और फिर राजवीर महामंत्री दीवान सिंह और सेनापति शेर सिंह को बुलाने के लिए चल पड़ा। राजवीर से महाराज द्वारा बुलाए जाने की खबर मिलते ही महामंत्री और सेनापति महाराज के कक्ष में पहुंच गए। हमारे लिए क्या हुक्म है महाराज? तब महाराज उन्हें चंपा की हत्या की जानकारी देते हुए बोले, महामंत्री जी, आप चंपा के दाह संस्कार का प्रबंध कराइए। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री जी सिर झुकाए महाराज भानु प्रताप की आज्ञा का पालन करने के लिए कक्ष से बाहर निकल गए। महामंत्री के जाने के बाद, सेनापति जी, आप खुद 4 सिपाहियों के साथ जाइए और संग्राम सिंह को ढूंढकर हमारे सामने पेश कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और सेनापति शेर सिंह भी महाराज के कक्ष से निकल गया। कुछ ही देर बाद, लेकिन काफी खोज करने पर भी सेनापति शेर सिंह संग्राम सिंह का पता न लगा सका। उफ, पता नहीं संग्राम सिंह जी कहाँ चले गए। हमने राजनगर का चप्पा चप्पा छान मारा, पर उनका कहीं पता नहीं चला। तत्पश्चात, चलो सिपाहियों, वापस चले और महाराज को संग्राम सिंह के न मिलने की खबर दे। जो आज्ञा सेनापति जी। फिर सेनापति शेर सिंह ने अपना घोड़ा राजमहल की ओर दौड़ा दिया। राजमहल पहुंचकर सेनापति अपनी असफलता की जानकारी महाराज को देता हुआ बोला, महाराज, हमें अफसोस है कि हम संग्राम सिंह को आपके सामने पेश नहीं कर सके। क्या वजह है कि तुम संग्राम सिंह को हमारे सामने पेश करने में असमर्थ हो? हमने राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा महाराज, परंतु संग्राम सिंह का कहीं पता नहीं चला। उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। आखिर संग्राम सिंह कहाँ गया? महाराज का प्रश्न सुन दरबार में गहरी खामोशी छा गई। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद महाराज पुनः बोले, हमें संग्राम सिंह हर हालत में चाहिए सेनापति जी। जब तक चंपा के खूनी का पता नहीं चलता, हमें चैन नहीं आएगा। और संग्राम सिंह ही ऐसा व्यक्ति है जो चंपा के खूनी का पता लगाने में हमारी मदद कर सकता है। अतः संग्राम सिंह की तलाश जारी रखी जाए। जो आज्ञा महाराज। इधर अपने अपराध के एहसास से भयभीत संग्राम सिंह छुपता छुपाता राज्य के दक्षिण में फैले भयानक जंगल में जा पहुंचा। उफ, जल्दबाजी में की गई बेवकूफ़ी ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब न जाने कब तक और कहां कहां भटकना पड़ेगा। सोचता हुआ संग्राम सिंह आगे बढ़ता जा रहा था। रात होने पर इस अंधेरे में आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। यह सोच संग्राम सिंह घोड़े को एक पेड़ के तने से बांध खुद भी उस पेड़ पर चढ़ गया और एक उपयुक्त मोटी डाल पर बैठकर सुस्ताने लगा। जल्द ही संग्राम सिंह की आंख लग गई। जब सुबह उसकी आंख खुली, अरे घोड़ा कहाँ गया? पेड़ से उतरकर संग्राम सिंह आसपास की जमीन का निरीक्षण करने लगा। अगर घोड़ा किसी जंगली जानवर का शिकार बनता तो आसपास खून के धब्बे जरूर नजर आते, लेकिन यहाँ ऐसा कोई निशान नहीं है। इसका मतलब घोड़ा खुलकर स्वयं ही कहीं चला गया है। चलो, घोड़े को ढूंढने के साथ साथ अपने खाने पीने के लिए भी कुछ ढूंढूं। बड़ी जोर से भूख लग रही है। यह सोच संग्राम सिंह एक और बढ़ने लगा, लेकिन काफी दूर पैदल चलने के बाद भी संग्राम सिंह अपने उद्देश्य में सफल न हो पाया। अब आगे नहीं चला जाता। क्या करूं? अगर जल्दी से मुझे भोजन पानी नहीं मिला तो मैं यहीं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। तभी हा, हम इस योगी को इसकी तपस्या पूरी नहीं करने देंगे। यदि इसकी तपस्या पूरी हो गई तो हम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। कौन है ये लोग? जिज्ञासावश संग्राम सिंह के कदम आवाज वाली दिशा में बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद, ओह, ये तो राक्षस मालूम होते हैं। चलो जल्दी जल्दी पेट भरो और फिर योगी के पास चलो, यही मौका है।
हम देखते हैं उस योगी की तपस्या कैसे पूरी होगी। ठीक है, कमबख्त, मेरा घोड़ा तो मारकर खा ही रहे हैं, किसी योगी की तपस्या भंग करने की भी योजना बना रहे हैं। तभी एकाएक एक विचार संग्राम सिंह के मस्तिष्क में कौंध गया। सुना है सिद्ध योगी कुछ भी कर सकते हैं। यदि उस योगी की तपस्या पूरी हो गई तो वह मेरी भी इच्छा पूर्ण कर सकता है। इस विचार के आते ही संग्राम सिंह की आंखें चमक उठी। वह अपनी भूख प्यास तक भूल गया। और कुछ भी हो, मैं इन राक्षसों को इनके उद्देश्य में सफल नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी मैं इन्हें तपस्वी की तपस्या भंग करने से कैसे रोकूं? जल्द ही संग्राम सिंह को एक सुंदर उपाय सूझ गया। अगले ही पल, इससे पहले कि ये राक्षस तपस्वी तक पहुंचे, मुझे उसके पास पहुंच जाना चाहिए। तपस्वी यहीं कहीं आसपास ही होगा। जल्दी ही, वाह, काफी पहुंचा हुआ तपस्वी मालूम पड़ता है। मेरे लिए काफी काम का साबित होगा। यह सोच संग्राम सिंह मन ही मन खुश होता हुआ तुरंत ही अपनी योजना को कार्यान्वित करने के प्रयास में जुट गया। 1 2 3, ये पत्थर तीनों राक्षसों को तिगनी का नाच नचा देंगे। अब मुझे पेड़ पर चढ़कर उन तीनों के यहाँ पहुंचने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह निश्चय कर संग्राम सिंह तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। और फिर अब देखता हूँ वे दुष्ट योगी की तपस्या कैसे भंग करते हैं। ऐसा मजा चखाऊंगा कि तीनों को नानी याद आ जाएगी। पेड़ पर बैठा संग्राम सिंह उन तीनों राक्षसों के वहां पहुंचने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी ही देर बाद वे तीनों राक्षस वहां पहुंच गए। पहले मैं जाता हूं, यह काम तुम अकेले के वश का नहीं है। अपने साथी की बात सुन पहला राक्षस चिढ़कर बोला, तो लगाओ शर्त, अगर मैंने यह काम अकेले पूरा कर दिया तो तुम मुझे अपना सरदार मानोगे। ठीक है, पहले हम अकेले अकेले कोशिश करेंगे, जो सफल होगा उसे हम अपना सरदार मानेंगे। मुझे भी मंजूर है। अपने साथियों के राजी होते ही पहला राक्षस तपस्वी की ओर बढ़ गया। परंतु जैसे ही वह पेड़ के नीचे पहुंचा, संग्राम का निशाना अचूक था। आह! पीड़ा तरेक के कारण राक्षस तेजी से मुड़ा और क्रोध से बिफरता हुआ अपने साथियों की ओर लपकता हुआ गुर्राया। तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते हो? बताओ, किसने मुझे पत्थर मारा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? योगी से टकराने की हिम्मत न पड़ी तो यह नाटक करने लगा। तू यहीं ठहर, मैं जाता हूँ। इतना कह वह राक्षस आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ के नीचे पहुंचा, आह! और अगले ही पल समझा, मेरे साथी नहीं चाहते कि मैं इनका सरदार बनूं। यह विचार मन में आते ही राक्षस पलटता हुआ गरज उठा, इस योगी से तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले तुम लोगों से निपट लूं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।